चलिए बच्चों, आज हम करते हैं हमारा भूगोल विषय का प्रथम अध्याय संसाधन और विकास और उसका भाग नंबर 2। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हमने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया, मनुष्य के संसाधनों के उपयोग में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई। तो अब हम देखेंगे कि संसाधनों का नियोजन करना क्यों जरूरी है। संसाधनों का नियोजन या प्लानिंग क्या है। तो देखिए, मनुष्य की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भविष्यगामी परिस्थितियों के लिए या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार करता है ताकि उसके क्रियाकलापों का मनन और चिंतन हो सके। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे या नियोजन कहेंगे। अब देखिए, भारत है, वहाँ संसाधनों की बहुत अधिक विविधता है। एक भौगोलिक और राजनीतिक रूप में बंधे हुए होने के बावजूद भी भारत में सभी संसाधन है वो एकता से, समग्रता से एक ही जगह पर नहीं पाए जाते, बल्कि भारत में ये संसाधन विविध राज्यों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र को देखा जाए तो लद्दाख में जहाँ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। और ये भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और यहाँ के बहुत से बाहर से बहती हुई वो आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश को बेहतर जल संसाधन प्रदान करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जहाँ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ की बहुत अधिक जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है, तो वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कमी देखी गई है। इसी प्रकार से भारत का राजस्थान, जहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्रों या पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधन की कमी है। तो अब देखते हैं कि जो भारत में संसाधनों की विविधता है, इससे किस प्रकार से निपटा जाए। तो हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने स्थानीय, प्रादेशिक, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संसाधन हमें मिलते हैं, उन संसाधनों का हम अच्छे से नियोजन करें। अब देखिए, सोपान क्या होता है, हिरार्की क्या होती है। तो सोपान एक जटिल या मुश्किल प्रक्रिया होती है जिसमें संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता होती है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और हम उन विशेष संसाधनों का किस प्रकार की तकनीकी स्किल्स लगाकर उनका हम वहां से उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए, देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, जिसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना और मानचित्र बनाना शामिल है। यह देखा जाना चाहिए कि वहां कौन कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उन संसाधनों का मात्रात्मक और गुणात्मक विकास करना, उनका अनुमान लगाना और उनका मापन करना। दूसरी है प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना, अर्थात जो एक इंस्टीट्यूट है जहां पर एक विशेष प्रकार के संसाधन का विकास किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वहां उन्नत प्रौद्योगिकी का और स्किल्स का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि जो विकास है वो सतत पोषणीय विकास हो या संसाधनों का नियोजन हो वो ठीक प्रकार से हो। तीसरा है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो इस तीसरे तथ्य को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। सिक्किम, जो भारत का एक ऐसा कृषि प्रधान राज्य है जहां पर जैविक खेती की जाती है, तो अन्य राज्यों ने भी इसी पथ पर चलने के लिए उसी मॉडल का अनुसरण किया है। अब देखिए, हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर 80% भूभाग है वो मैदानी है, तो वहां पर 80% भाग पर खेती करने पर जोर दिया जाता है। यही कारण रहा कि 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई और यहाँ हरियाणा में लंबे समय तक रासायनिक खादों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण उत्पादन तो हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता में लगातार कमी आती गई। और आज यहाँ लोगों के सामने बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिसमें जीवों पर संकट, भूमि जल स्तर में कमी, बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, उत्पादक की गुणवत्ता में कमी, मिट्टी की उर्वरता में कमी या सूखे की समस्या जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो बात यह है कि एक राज्य जिस प्रकार से अपने संसाधनों का समुचित विकास करता है, तो उस राज्य से प्रेरणा लेकर अन्य राज्य भी अपने यहाँ संसाधन विकास योजनाओं में उसी प्रकार से बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब अगला विषय है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों। देखिए, संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि मानवीय विकास में संसाधन अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो विकास हो वो सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, अर्थात प्रकृति में जो भी संसाधन सृजित हो उनके निर्माण की दर विनाश की दर से हमेशा ही ज्यादा रहे।
अब विकास तो हुआ मनुष्य का, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, बहुत सी समस्याओं का सामना किया, क्योंकि वो स्वयं उसी के द्वारा पैदा की गई। तो इन समस्याओं से बचाव के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, साधन संपन्न समाज है या साधनहीन समाज है, या कुछ विकसित देश है जिन्होंने संसाधनों का ज्यादा दोहन किया, या पर्यावरणीय समस्याएं जैसे अम्लीय वर्षा है, ओजोन परत का क्षरण है, या सतत पोषणीय विकास जो आज महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। तो इन सभी समस्याओं से बचाव के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। बहुत से पर्यावरणविदों ने पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा था कि जो पर्यावरण है वो हमें संरक्षित करता है और हमें पर्यावरण हितों पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन उसकी लालच वाली प्रवृत्ति के लिए नहीं है। हमारे पास हर व्यक्ति का पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारे पास पेट भरने के लिए नहीं है। इसके बाद क्लब ऑफ रोम जो 1968 में अस्तित्व में आया था, उसने भी अपने कुछ सम्मानीय सिद्धांत दिए, जिसमें यह कहा गया था कि आज प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है उनके निर्माण की दर, उनके विनाश की दर से बहुत कम है। मनुष्य 7 महीने में ही उन संसाधनों का उपयोग कर लेता है जो उसे सालाना उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार संसाधनों के संरक्षण की बात क्लब ऑफ रोम में कही थी। उसके बाद सुमेशर जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया गया। 1987 की ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो जिसपे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया, और इस पोषणीय विकास पर बाद में एक किताब लिखी गई जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद 1992 में पिछली स्लाइड में पढ़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन तो आप लोगों को याद ही होगा। चलिए अब हम भू संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। हम भूमि पर रहते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन सीमित संसाधन है। मनुष्य ने भूमि का उपयोग अनेक आर्थिक क्रियाकलापों को करने के लिए किया। हमारी प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, संचार सेवाएं, परिवहन, आर्थिक क्रियाएं सभी भूमि के द्वारा संचालित होती है या सभी भूमि पर आधारित है। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन होने के कारण हमें उपलब्ध भूमि का प्रयोग एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारे उद्देश्य भी पूरे हो जाए और हम सावधानी से भू उपयोग कर पाए। अब देखिए क्या होता है भू उपयोग। हमारा जो मैदानी भाग है वो 43% भाग पर फैला हुआ है। 30% भाग पर पर्वत है और 27% भाग जो है वो पठारी है। अब 43% भाग जो मैदानी है, उस मैदानी भाग में क्या है, उस मैदानी भाग में वन है, या यहाँ पर कृषि की जाती है, या यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है। पर्वत जो कुल भूमि के 30% भाग पर है, तो पर्वत पर्यटन के लिए एक अच्छा स्रोत है। पर्वतों पर वन्य जीव निवास करते हैं, या ये कहें कि जो पर्वत है वो 12 नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। 27% भाग है वो पठारी भाग है। पठारी भाग वो है जो स्वयं पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप लावा निकलने के दौरान निर्मित हुआ, और जो ये पठारी भाग जीवाश्म ईंधन और खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। अब देखिए भू उपयोग। भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। हमने बताया कि भूमि एक सीमित संसाधन है, तो भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो भूमि के उपयोग के लिए हमने 5 तथ्यों के आधार पर भूमि को समझा। सबसे पहले है वन। वन जहां पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अर्थात वो भूमि जिस पर कृषि करना संभव नहीं है। देखो, मानव ने अपनी बस्तियां बसाई, भूमि का बहुत अधिक दोहन किया, शोषण किया, या कृषि करने के उपरांत जो भूमि है उसकी उत्पादन गुणवत्ता कम हुई, तो मनुष्य ने क्या किया, उस भूमि के अंदर, मृदा के अंदर जितने भी हमारे तत्व थे उन तत्वों का प्रयोग किया गया, और परिणाम स्वरूप क्या है, वो भूमि बंजर बन गई। तो ऐसी भूमि जहां पर कृषि नहीं की जा सकती, तो या तो वो बंजर भूमि कहलाएगी, या वो गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि कहलाएगी। अर्थात मानव ने जब बस्तियां बसाई तो इमारतें बनाई। आज मनुष्य अनेक सुख सुविधाओं से लैस है। उसके पास सड़कें हैं, रेलवे नेटवर्क है, हवाई अड्डे हैं, मेट्रो है, उद्योग मनुष्य ने स्थापित किए, कल कारखानों की स्थापना की, चिमनियां बनाई। तो ये सब भूमि है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत आएगी। अब तीसरा पॉइंट समझने से पहले मैं चौथा पॉइंट आपको समझाना चाहूंगी कि प्रतिभूमि क्या होती है। देखो, क्या होता है कि वर्तमान प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि है, वो हम इसके अंतर्गत समझेंगे।
वर्तमान प्रतिभूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती ना की गई हो, अर्थात साल के 12 महीनों में या तो वहां खेती ना की गई हो या उससे कम समय के लिए वहां खेती ना हुई हो, तो वो प्रतिभूमि कहलाएगी। और दूसरा, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि, अर्थात वहां एक साल से अधिक समय से कृषि ना की गई हो, जिसमें हमने निर्धारण किया कि वहां 1 से 5 वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की कृषि ना की गई हो। अब प्रतिभूमि के अलावा हम देखेंगे कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन हमने उसको दूसरे कामों में लगाया है, जैसे स्थानीय चरागाह या गोचर भूमि। देखो, जो पंचायती भूमि होती है ना, उस पर मानसून के मौसम में जो घास है वो 2 फीट ऊंची हो जाती है और वो घास स्थानीय चरागाह के नाम से जानी जाती है, जहां पर गायें चरती हैं या अन्य जानवर चरते हैं, तो इसीलिए वो गोचर भूमि उसको कहा जाता है। तो यह भूमि है वो प्रतिभूमि के अलावा दूसरी भूमि में आएगी जहां पर कृषि नहीं की जा सकती। विविध वृक्ष हैं, वृक्ष फसलें हैं या उपवनों के अधीन भूमि है। विविध वृक्षों में देखिए क्या होता है। विविध वृक्षों का मतलब ये है कि जब आप सड़क पर जाते हैं या आप लंबी यात्रा पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगे हुए होते हैं, तो वो श्रेणी है वो विविध वृक्षों के अंतर्गत आती है। वृक्ष फसलों में क्या होता है, देखिए, किसान साल में 2 बार या कम से कम 1 बार फसल जरूर उगाता है, वो अपने सीजन के हिसाब से कि वो खरीफ फसल है या फिर वो रबी फसल है। अब होता क्या है, जब किसान खेतों में फसल उगाता है तो अक्सर खेतों में बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। उन वृक्षों का अपना ही महत्व होता है। जब फसल उगाई और काटी जाती है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो भूमि का तापमान नियंत्रित करने के लिए वो वृक्ष काम आते हैं, या मिट्टी के लिए जो मित्र जीव होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए ये वृक्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसीलिए वृक्ष वृक्षों का महत्व है कि वो प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में आते हैं। और उपवनों के अधीन भूमि, उपवन अर्थात जो छोटा जंगल होता है वो। अब कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो, अर्थात इसमें हम मरुस्थलीय भूमि को शामिल कर सकते हैं जहां पर जल संसाधन की कमी है और वहां पर मनुष्य किसी भी प्रकार की पैदावार नहीं कर सकता, या हम ये कहें कि उस मृदा में वो सभी लवण उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है जहां पर पैदावार की जा सके। अब अगला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यह है कि एक कृषि वर्ष में किसान वर्ग क्या करता है कि 1 से अधिक फसलें उगाता है। अब किसान के पास जो कृषि योग्य भूमि है या जो भू संसाधन है उसका क्षेत्रफल सीमित है, लेकिन जब एक किसान एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाता है तो उस बोए गए क्षेत्र को हम 2 बार सम्मिलित करते हैं, क्योंकि वहां पर 2 फसलों की बुआई और कटाई की जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होगा जो एक कृषि वर्ष में 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्र है, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अब देखिए, 1950 से 60 में के दशक के पश्चात जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो भूमि संसाधन का मनुष्य ने प्रयोग किया, और आज जब हम 2020 में जी रहे हैं तो भूमि संसाधन का प्रयोग मनुष्य ने अलग तरीकों से किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से मनुष्य ने भू संसाधन का दोहन किया है, किन क्षेत्रों में भू संसाधन है वो उनमें वृद्धि हुई है और किन क्षेत्रों में भू संसाधनों में कमी आई है। तो चलिए, अब 1960 से 61 तथा 2014 से 15 के उपलब्ध भू संसाधनों के डाटा के अनुसार हम यह देखते हैं कि भू संसाधनों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो चलिए, आंकड़ों के अनुसार हमें पता चलता है कि वन जहां 1960 से 61 में 18.11% भूमि पर थे, तो वहीं 2014 से 15 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जो 23.3% हो गया है। इस प्रकार बंजर या कृषि अयोग्य भूमि जो 18.11% थी उसमें कमी आई है और वो 5.5% है। अगर हम आगे देखें तो गैर कृषि कार्यों हेतु जो भूमि थी, गैर कृषि कार्य हेतु भूमि अर्थात जहां पर मनुष्य ने बस्तियां बसाई, उद्योग स्थापित किए, कारखाने स्थापित किए, इमारतें खड़ी की, सड़कें खड़ी की या रेलवे नेटवर्क स्थापित किया, तो वो गैर कृषि कार्यों में जो भूमि थी 1960 से 61 में 4.95% रही, तो वहीं 2014 से 15 में वो 8.7% थी।
स्थानीय चरागाह में वृद्धि की, जो स्थानीय चरागाह जो 4.17% थे, अब वो 3.3% रह गए। 1.50% भूमि जो विविध क्षेत्रों, विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत आती थी, उसमें कमी आई है और वो 1% है। 6.23% के साथ जो कृषि योग्य बंजर भूमि थी उसमें गिरावट आई है और वो 4.0% क्षेत्र पर है। 3.05% क्षेत्र पर जो पट्टी भूमि की अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि थी उसमें वृद्धि हुई है और 3.73% क्षेत्र के साथ जो वर्तमान पट्टी भूमि थी उसमें अभी बढ़ोतरी हुई है और वो 4.9% रह गई है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि दोनों, अगर इन डायग्राम का, दोनों इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि भू संसाधनों में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भू संसाधनों का प्रयोग किया है। तो वन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में वो क्षेत्र जो गैर कृषि प्रयोजन के काम में आए और वो क्षेत्र जो प्रति भूमि की अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि थी या वर्तमान प्रति भूमि थी उसमें परिवर्तन आए, तो ये क्षेत्र हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि में गिरावट आई। स्थानीय चरागाह उसमें भी कमी देखी गई। विविध वृक्षों, विविध फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र है उसमें कमी आई है और कृषि योग्य बंजर भूमि है उसमें भी कमी आई है।